अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बिल आखिर तवील इंतजार और मुसलसल तनकीद के बाद नून लीग ने अपना मंशूर पेश कर दिया है। इस 40 सफ़ात पर मुश्तमिल मंशूर में नून लीग ने माशी, आइनी, कानूनी, तालीम, सेहत, समाजी मसाइल के अलावा खारजा पॉलिसी पर बहुत से दावे किए हैं। नून लीग के मंशूर में दावा किया गया है कि आइन में तरमीम करके आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा और एक दफ़ा फिर नून लीग की जानिब से यह दावा भी किया गया है कि नैब को ख़त्म किया जाएगा। मकामी हुकूमतों पर नून लीग के मंशूर में दावा किया गया है कि मकामी हुकूमतों की तहलील होने के 3 माह के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे और मकामी हुकूमतों के लिए टैक्सेस में से 30% मुख्तस किया जाएगा। मंशूर में महंगाई के खात्मे के लिए भी बड़े दावे किए गए हैं। महंगाई की शरह 1 साल में सिंगल डिजिट पर लाने का टारगेट सेट किया गया है और मंशूर में कहा गया है कि 5 साल में महंगाई की शरह 4 से 6% पर लाएंगे और 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएगी। मंशूर में यह वादा भी किया गया है कि तालीम में बेहतरी के लिए मईशत का 4% तालीम पर मुख्तस किया जाएगा। इसके अलावा नून लीग इंतखाबी जलसों में 200 और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराम करने के दावे करती रही है, लेकिन मंशूर में कहा गया है कि बिजली के बिलों में 20 से 30% की कमी लाई जाएगी। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जों के खात्मा किया जाएगा। इसके अलावा शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जाएगी और मंशूर में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब से $10 अरब की रिफाइनरी के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मंशूर में टारगेट सेट किया गया है कि बरामदात 5 साल के दौरान सालाना $60 अरब तक बढ़ाई जाएंगी और आईटी के शोबे में 5 सालों में एक्सपोर्ट्स $20 अरब तक बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा मंशूर में हैदराबाद, फैसलाबाद, भावलपुर और कोयटा में मेट्रो बस और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स मैनेज करने का मंसूबा भी शामिल है। अहम बात यह कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी SIFC के एजेंडा पर मौजूद है और इस बात की अशद जरूरत भी है कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की जाए ताकि इन खसारों का बोझ टैक्स पेयर पर ना पड़े। लेकिन नून लीग के मंशूर में बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी के अलावा दीगर इदारों की निजकारी का जिक्र नहीं है। आज मंशूर की तकरीब रहनुमाई के दौरान नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माशी है और मंशूर में बड़े दावे किए गए हैं कि महंगाई की शरह कम की जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये सब कर सकें। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का है और महंगाई उससे रिलेटेड है। इन्होंने बड़े दावे किए हुए हैं मंशूर में कि हम अपना इन्फ्लेशन को ले आएंगे 40% से 20%, अगले साल उससे बाद 10%। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह और हम सब मिल के कोशिश, मैं अकेला अपनी बात नहीं कर रहा, हम मिल के कोशिश करेंगे। नून लीग के मंशूर पर हम मजीद बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन साहब, जितना कॉन्फिडेंस आपने इस मंशूर पर शो किया है उतने कॉन्फिडेंट आपके कायद नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए। वो कह रहे हैं कि इन्होंने दावे तो कर दिए, हम कोशिश अलबत्ता जरूर करेंगे कि इन पर पूरा उतरें। और फिर हमने देखा कि आज इस तकरीब में ना आपने ज्यादा मंशूर पर बात की, ना शहबाज शरीफ साहब ने की, माजी के हवाले जरूर दिए, इस मंशूर पर फोकस नहीं किया। क्या कॉन्फिडेंट है कि अमल दरामद होगा इस पर? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने भी अपने इब्तदाई कलमात में मंशूर की बात की, उसका कॉन्टेक्स्ट बताया कि हमने जो ये मंशूर तैयार किया इसमें कम से कम 3 चीज़ों को पेश नज़र रखा है। एक ये है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त मल्टीपल क्राइसिस हैं, चाहे वो इकनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इसलिए आप देखें कि हमारा मैनिफेस्टो बड़ा होलिस्टिक है। अगरचे हमारा एम्फेसिस इकोनॉमी के ऊपर है, लेकिन हमने इसमें बड़ी हद तक सोशल रिफॉर्म्स को भी कवर किया है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को भी कवर किया है और ये एक बड़ा होलिस्टिक पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स है जिससे हम एक पायदार मईशत की बुनियाद रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमने इसमें इस बात का भी एतराफ़ किया कि हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है, जिसके साथ अगले 10 से 20 सालों में तमाम जॉब्स चेंज हो जाएंगी, हमारे निज़ाम तालीम की और स्किल डेवलपमेंट की बुनियादें तब्दील हो जाएंगी। तो हमें खुद को उस इनकलाब को एम्ब्रेस करने के लिए, अपने नौजवानों को नया स्किल सेट देने के लिए जिन इस्लाहात की ज़रूरत है वो भी इसमें शामिल हैं। और तीसरे ये एक सेंस ऑफ फ्यूचर हिस्ट्री भी है कि आज से 24 साल बाद हम 2047 में जब इस खित्ते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान 100 साल की आज़ादी मनाएंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे। मैं समझता हूँ कि ये मैनिफेस्टो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है पाकिस्तान को, जिससे हम 2047 तक मुल्क को एक सफ़े अव्वल की मईशत में ढालकर अपने नौजवानों को एक विरसा दे सकेंगे, जिससे वो तारीख का सामना किसी शर्मसारी से न करें बल्कि
तारीख के सामने सुरखरू हो सकें। सही। अब इसमें जरा बारी बारी बात करते हैं। पहले जो कुछ आपने रिफॉर्म्स की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, उस पर बात कर लेते हैं। आपने कहा आर्टिकल 62-63 को असल शक्ल में लेकर आएंगे। 2011 में मौका था 18वीं तरमीम का, पीपल्स पार्टी चाहती थी, आप रुकावट बने, तो अब क्या तब्दीली आई है सोच में? दूसरा, आपने फिर ये कह दिया है कि नैब को खत्म करेंगे। अब ये वो नारा है जो आप 3 साल तक लगाते हुए आए जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी आप लोगों ने कहा, शायद खकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह सब कह रहे थे कि हम हुकूमत में आते साथ नैब को खत्म करेंगे। हुकूमत में आए, नैब को खत्म नहीं किया, बल्कि इल्जाम यह लगा कि आप भी अपने मुखालफिन के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए शहजाद, हमने नैब के कवानीन में जो तरामीम की वो वाली तरामीम थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपने मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस दी थी, उनकी रोशनी में हमने नैब के कानून को इम्प्रूव किया था। लेकिन ऑपोजिशन ने उसको भी कबूल नहीं किया और इमरान खान साहब उसे सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जहां उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि आप इस तरामीम को स्ट्राइक डाउन करें, और बंदियाल साहब जाते जाते उन तमाम तरामीम को स्ट्राइक डाउन कर गए और खुद इमरान खान साहब उसी फंदे में खुद फंस गए हैं। तो असल में ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें अगर हम यकतरफा कार्रवाई करते तो वो प्रोपेगेंडा होना था कि जी अपनी करप्शन छुपाने के लिए कर रहे हैं। ये सारी जो तरामीम है, हम कोशिश करेंगे इन पे ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस लेकर आए, लेकिन ये बात तकरीबन तयशुदा है कि नैब जो कि एक मार्शल लॉ गवर्नमेंट में एहतसाब के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि वो वफादारियां तब्दील करने के लिए बनाया गया था, इसको खत्म करके जो हमारे एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें एम्पावर करने की जरूरत है। चाहे वो सूबों के अंदर एंटी करप्शन है, चाहे वो FIA है, या वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। तो जो हमारे मुरवजा आईनी और कानूनी फ्रेमवर्क्स हैं, अगर उन्हें हम स्ट्रेंथन करें तो उससे हम ज्यादा अच्छे। लेकिन क्या ये उम्मीद करें कि आईनी तरमीम तो जरूरी होगी इसके लिए, लेकिन ये उम्मीद करें या कानून की तब्दीली जरूरी होगी कि आते साथ कम से कम आप अपना होमवर्क करके ये पार्लियामेंट के सामने रख देंगे और फिर देखेंगे इस पर इत्तेफाक होता है या नहीं? जी बिल्कुल, हम ये सारी जो हमने तजावीज पेश की हैं इन पर फौरी तौर पे इसी के दफा हमने पहली दफा किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी प्रेजेंट किया है कि ये एक मुस्तकिल फ्रेमवर्क होगा, एक सिस्टम होगा जिसके तहत इंस्टीट्यूशनली हम अपने मैनिफेस्टो की कारकर्दगी, उस पर अमल दरामद की रफ्तार का जायजा लेंगे, और जो जहां पर लेजिस्लेशन दरकार है लेजिस्लेशन करेंगे, जहां पर इंतजामी इकदाम दरकार है उन्हें उठाएंगे। सही। कुछ इकोनॉमिक अहदाफ पे भी बात करते हैं। आप लोगों ने टारगेट किया है कि 5 साल के अंदर जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उसको $60 बिलियन, $60 बिलियन तक लेके जाएंगे। मेरे सामने आपके 2013 का मंशूर पड़ा हुआ है, उसमें आप लोगों ने कहा था कि 5 साल में 100 बिलियन करेंगे एक्सपोर्ट। अब 2013 से 17 जो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, आप कहते हैं हमारा गोल्डन पीरियड था, उसमें आपने $25 बिलियन से एक्सपोर्ट को उल्टा कम किया था, 22-23 बिलियन पर आ गए थे आप 4 साल में। आखिरी साल में फिर जाके, जिसमें शायद खकान अब्बासी थे, उसमें दोबारा आप $25 बिलियन तक लेकर आए थे। तो अब ये 60 बिलियन तक कैसे लेके जाएंगे जब पहले 100 बिलियन का वादा करके 4 साल में आपने एक्सपोर्ट्स को कम किया था? देखिए, जब हम 2013 में आए तो उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ी हिट मिली, क्योंकि गुज़श्ता 1-2 साल पहले पाकिस्तान में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो चुकी थी। हमारा पावर सप्लाई और एनर्जी का सेक्टर मुकम्मल कोलैप्स कर गया था, और जो बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स लेते हैं वो सप्लायर्स जो है या इंपोर्टर्स रिलायबिलिटी चाहते हैं। तो उन्होंने जब पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद होने लगी, यहाँ पर प्रोडक्शन अनरिलायबल हो गई, तो ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर दिए। फिर हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो 2010 और 13 के दरमियान इतनी मखदूश हो गई कि उसकी बिना पर भी हमारे ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल होना शुरू हो गए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जब एनर्जी सेक्टर को फोकस करके पाकिस्तान से तवानाई का बहरान खत्म किया, और बिलखसूस जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद से सिक्योरिटी बहाल की, उससे फिर इंपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ। और सिचुएशन तो पीपल्स पार्टी के दौर में ज्यादा वर्स थी, पीपल्स पार्टी के दौर में सिक्योरिटी सिचुएशन, और 16-16 घंटे की लोड शेडिंग तो उनके दौर में भी हो रही थी, बट आखिरी साल तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाते हुए आए थे। जी शहजाद, इसमें थोड़ा लैग होता है कि जब आपके यहाँ डिसरप्शन आ जाए तो उसके बाद फिर ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू होते हैं। तो आखिरी सालों में जो पीपल्स पार्टी के लोड शेडिंग हुई और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई, उसका जो हैंगओवर है वो हमें पास ऑन हुआ। और फिर हमने 3-4 सालों में जब टर्न अराउंड किया इकोनॉमी को,
एनर्जी की सप्लाई को रिलायबल किया, मुल्क में सिक्योरिटी को बेहतर किया। तो आखिरी साल में जैसे आपने खुद कहा कि एकदम एक्सपोर्ट्स ने 17% लास्ट ईयर रिबाउंड करके उसमें इजाफा हुआ। अगर उस मोमेंटम को बरकरार रखा जाता है 2018 के बाद, तो यकीनन हम आज बहुत बेहतर पोजीशन में होते हैं। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इकोनॉमी का अगर कोई एक हल है तो वो एक्सपोर्ट एंड मोर एक्सपोर्ट है। और ये हम इंशाल्लाह एक एक्सपोर्ट एमरजेंसी के जरिए कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जिस कदर हम हंगामी बुनियादों पर इजाफा कर सकें। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जो अपनी जरूरत के लिए इंपोर्ट करते हैं उसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज दरकार है वो हम एक्सपोर्ट के जरिए अर्न नहीं कर सकते। मुझे तो हमें अपनी डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए एक्सपोर्ट्स को इंजन बनाना है, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, सर्विसेज से, माइनिंग से। एक तरफ आप लोग ये दावा कर रहे हैं अपने सियासी जलसों में कि 200 से 300 यूनिट आप फ्री करेंगे, जैसे पीपल्स पार्टी भी कर रही है, लेकिन मंशूर में आपने ये नहीं लिखा हुआ है। मंशूर में आपने कहा है कि 20 से 30% जो है बिजली के बिल कम करेंगे। एक तो ये बताइएगा कि दावा क्या है आपका, फिर दोनों जगह अलग अलग बात कर रहे हैं और दोनों कैसे मुमकिन होंगे ये? देखिए, इसमें हमने जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी अपने उसमें खिताब में कहा कि हम इन चीज़ों से गुरेज करें कि जिसमें किसी किस्म की कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ सके। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई 2 माह के लिए, तो उन्होंने पंजाब के अंदर 200 यूनिट तक सूबाई हुकूमत की तरफ से इस चीज़ का ऐलान किया कि मुफ्त बिजली दी जाएगी उन लोगों को जो 200 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं। यकीनन वो फिर सूबाई हुकूमत ने सब्सिडाइज करनी थी। अब चूंकि बिजली के निर्ख में इतना इजाफा हो चुका है, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने भी जो 300 यूनिट देने का वादा किया है वो शायद बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना है और उस पर कोई ऐसी वजह नहीं कि वो कहा जा सके। मरियम और हमजा शहबाज ने भी किया है, दोनों ने किया है, मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज ने भी किया है। वो उन्होंने उस हवाले से कहा, इसीलिए हमने ये उन्होंने वादा किया है, लेकिन हमने मंशूर में स्पेसिफिक होने से इसलिए गुरेज किया है कि ये हमारी ख्वाहिश जरूर है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसके रास्ते में अगर ये प्रैक्टिकल दुश्वारी हो कि हम सब्सिडी इतनी बड़ी नहीं दे सकते, तो अगर हम इसको लिख दें तो फिर हम उसके आगे पाबंद होंगे। लेकिन उन्होंने जो इजहार किया है वो हमारी ख्वाहिश है कि हम कर सके। इसका बहुत हद तक इन्हिसार है। लेकिन ये बताइएगा, एक तरफ ऐसा साहब बिजली मुफ्त करने की बात हो रही है, फिर आप कह रहे हैं कि 20 से 30% जो है बिजली के हम टैरिफ कम करेंगे। अगर ये करना था तो कर देते 1.5 साल में। 1.5 साल में तो आप बिजली हर 6 महीने बाद बढ़ाते रहे, तो इतना ही आसान तक कर देते, फिर इंतजार किस बात का था? मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए, हम जब आए हुकूमत में तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी सवाए इसके कि जो IMF का मुआहदा इमरान खान साहब तय कर गए हैं, दस्तखत कर गए हैं, हम उसके ऊपर अमल दरामद करें। क्योंकि IMF के प्रोग्राम से निकलना वाज नॉट एन ऑप्शन, तो इसलिए हमारी तरफ दोनों तरफ से हाथ और पैर जकड़े हुए थे। हम उन शराइत के पाबंद थे जिन पर इमरान खान साहब अमल दरामद का यकीन दहानी IMF को कर गए थे और दस्तखत कर गए थे। उसके अंदर ये लिखा गया था कि जो सब्सिडी है वो खत्म की जाएगी और जो लॉसेज हैं उनको टैरिफ के जरिए पूरा किया जाएगा। तो इसलिए उस IMF एग्रीमेंट को रखने के लिए और बरकरार रखने के लिए वो शराइत जिन्हें इमरान खान साहब ने कौम के ऊपर मुसल्लत किया था वो हमारे गले पड़ी। और इसलिए हम कहते हैं कि हमने रियासत मईशत को बचाने के लिए वो नाखुशगवार फैसले भी किए कि जो हमारे हिस्से के नहीं थे, उन नाकामयाबी भी हमें मिली। मैं आगे की जरा बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी भी ये गैर हकीकी दावा लगता है कि आप 30% तक बिजली के रेट्स कम करेंगे, क्योंकि आपने कहा 10,000 मेगावाट के सोलर इनिशिएटिव्स लेंगे। इसका मतलब डॉलर भी चाहिए तो वो सोलर प्लांट्स लगाने के लिए, और फिर उसकी कैपेसिटी पेमेंट अलग होगी। जो ऑलरेडी आप पहले लगा के जा चुके हैं LNG, कोल और बिजली पे कारखाने, उसकी 2200 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ऑलरेडी जा रही है। तो ना तो मजीद कारखाने लगाने से एक तो डॉलर चाहिए होंगे, कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेगी, जिससे जो आप कह रहे हैं सर्कुलर डेट खत्म होगा, वो भी नहीं होता नजर आ रहा, ना टैरिफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर है। इसीलिए हमने मंशूर में जो एक बहुत ज्यादा थ्रस्ट रखा है वो उन एरियाज पे रखा है जहां से पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे रेमिटेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कि ये वो जराए हैं कि जिनसे हम मुल्क की ज़र मुबादला की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं और उससे फिर हम इन चीज़ों को इनकी जो लायबिलिटी है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर हमने ये एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर रिफॉर्म्स के ज़रिए अपनी पूरी मेहनत के ज़रिए सलाहियत को, मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत है
उसे ना बढ़ाया और अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को ना बढ़ाया तो फिर हमें मुश्किलात हो सकती हैं। तो हमने ये जो वादे किए हैं इस बुनियाद पे किए हैं कि हमारे पेश नज़र पाकिस्तान के एक्सटर्नल फ्रंट को हम इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, रिमिटेंसेस के जरिए और एक्सपोर्ट्स के जरिए। एहसन इकबाल साहब, दूसरा SIFC जो कि आप लोगों के टाइम पे वजूद में आई, उसमें तो उसका एजेंडा है प्राइवेटाइजेशन, बल्कि हमने देखा है कि इस केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान भी PIA को फास्ट पेस करने की कोशिश की गई, उसकी प्राइवेटाइजेशन। लेकिन आपके इस मंशूर में प्राइवेटाइजेशन का अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपने ये कहा है कि जो डिस्कोज हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ना PIA ना दीगर इदारे जो खसारे में हैं। उस हवाले से इसाक डार साहब ने भी उस दिन बात की कि प्राइवेटाइजेशन हमारे टॉप एजेंडा पे होगा, लेकिन मंशूर में नहीं, आपके कहीं पे भी है? नहीं, मंशूर में है। हमने सब जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन के लिए कमिट किया है, वी आर कमिटेड। और जैसा कि आपको पता है कि हमने ये भी कहा है कि जो SIFC का मॉडल है ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं बल्कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। पाकिस्तान के जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उसमें हम कंपार्टमेंटलाइजेशन के जरिए और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के जरिए काम नहीं कर सकते। अब हमें एक पॉजिटिव सिनर्जी की जरूरत है। पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल में मरकज सूबे को और लोकल गवर्नमेंट्स को मिलकर काम करना होगा, और हॉरिजॉन्टली पाकिस्तान के तमाम मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को और सिविल और मिलिट्री इदारों को अपनी सलाहियतों को सिंक्रोनाइज करना होगा, हार्मोनाइज करना होगा, ताकि हम इस दलदल से निकल सकें और एक एक्स्ट्रा कहते हैं जस्ट ले सकें जिससे पाकिस्तान टेक ऑफ कर सके। आखिर में ये बताइएगा, आपने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां भी देंगे, इमरान खान का भी दावा था, फिर आप कह रहे हैं 1 साल में सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन होगी। क्या ये महंगाई कम करने का दावा भी वैसा ही है जैसे शहबाज शरीफ साहब ने किया था बतौर वजीर आजम के कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, और फिर देखा आटा जो है वो दुगनी कीमत में बिक रहा था? नहीं, देखिए, हमने संजीदगी के साथ इन पे नंबर्स पे गौर किया है और इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल शॉक ना आ जाए, देखिए अगर कोई नई जंग ना लग जाए या कोई ऐसा एक्सटर्नल शॉक ना हो तो हम मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला फूड इन्फ्लेशन है, और आपको याद होगा कि 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट था, ना हमें गंदम, ना चीनी, ना कपास, किसी चीज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो हमारा इसीलिए फोकस है ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 के ऊपर कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, ऑन फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेहतर करें, मुल्क की जो ज़रूरी पैदावार है उसको बेहतर करें, फूड सिक्योरिटी को बेहतर करके फूड इन्फ्लेशन काबू में लाएं। तो उससे ओवरऑल इन्फ्लेशन पे काफी फर्क पड़ेगा। और एक्सटर्नल सेक्टर को जब आप मजबूत करेंगे तो आपके रुपी जो है रिजर्व्स बेहतर होने से स्टेबल होगा। हमारी बहुत सारी इन्फ्लेशन इस वजह से भी है कि रुपी में बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन हुई है और हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जिससे वो बराह रास्त एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर लेकर आता है, जिससे फिर यूटिलिटीज की प्राइसेस भी बढ़ती हैं और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती हैं। तो अगर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेबल होगा, एक्सटर्नल सेक्टर ठीक होगा, रुपया स्टेबल होगा, तो हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गार्ड कर सकते हैं। अगर हम अपनी मुकामी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो फूड इन्फ्लेशन कम होगी। तो इन सब चीजों से हम इन चीजों को कदरे। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और हम स्टोरी पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले पर तनकीद और तज़ीक का फ़र्क किए बगैर वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने दर्जनों सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स और एक्टिविस्ट को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिनमें सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, समर अब्बास और इंसानी हकूक़ के नामवर वकील जिब्रान नासिर समेत दीगर अहम नाम शामिल हैं। मगर सहाफ़ियों को FIA के नोटिस जारी होने पर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अपने मुश्तरका बयान में इन नोटिस की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि वर्किंग जर्नलिस्ट को ऐसे इकदाम के जरिए हरासा ना किया जाए, सहाफ़ियों को जारी नोटिस वापस लिए जाए। जिसके कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन तंजीमों से वाबस्ता सहाफ़ियों को अपने चेंबर बुलाया और इस मामले का नोटिस लेकर यकीन दहानी करवाई कि वो ये केस पीर के लिए मुकर्रर करे हैं। चीफ जस्टिस ने मुलाकात में सहाफ़ियों से कहा कि आपकी जो गुजारिशात हैं अदालत में बताएं। चीफ जस्टिस की जानिब से इस मामले का नोटिस लेना बहुत अहम है, क्योंकि FIA के नोटिस के जरिए सहाफ़ियों को हरासा करने की कोशिश पर मुख्तलिफ हलकों ने तशवीश का इजहार किया है। और ये इसलिए भी ज़्यादा तशवीश की बात है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो माजी में खुद अदालती फैसलों पर तनकीद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लेकर तनकीद को लोगों का बुनियादी हक करार देते रहे। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक 13 जनवरी के फैसले पर जजेस के फैसलों और उनकी ज़ात पर तनकीद और तज़ीक का सिलसिला शुरू हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकला समेत कानूनी हलकों ने आईनी और कानूनी तनकीद की। माहिर आइन और कानून की अक्सरियत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नामुनासिब फैसला करार दिया। फैसले में बुनियादी इंसानी हकूक को नजरअंदाज करने पर सवालात उठाए और मायूसी का इजहार किया गया। कानूनी माहिरीन के साथ साथ सहाफियों ने भी इस फैसले पर तनकीद की, मगर जहां एक तरफ बाज़ सहाफियों ने सिर्फ फैसले पर तनकीद की, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बाज़ सहाफियों और समाजी हलकों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम भी शुरू कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गलीज जुमलों का इस्तेमाल किया गया, जजेस को गालियां बकी गई, झूठा और मकार तक करार दिया गया और नाम और तस्वीर बिगाड़ कर पोस्ट लगाई गई। अब अहम बात यह है कि इस किस्म की तज़दीक आमेज मुहिम के खिलाफ यकीनन सख्त एक्शन होना चाहिए, मगर तनकीद और तज़दीक की तफरीक के बगैर सबको नोटिस देना हिरासा करने के मुतरादिफ है। जजेस के खिलाफ मुहिम के जवाब में वफाकी हुकूमत ने अपने तौर पर 16 जनवरी को GIT तश्कील दी, जिसमें एडिशनल DIG साइबर क्राइम FIA समेत IB, ISI, इस्लामाबाद पुलिस और PTA के नुमाइंदे शामिल किया गया। GIT को आला अदलिया के खिलाफ मुहिम के मुहरकात और किरदारों का तयन करने का टास्क दिया गया और यह हिदायत भी की गई कि कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इकदाम तजवीज़ करे। इस हवाले से FIA ने अपनी इब्तदाई तहकीकात में GIT से सिफारिश की कि अदलिया के खिलाफ मुबैना मुहिम चलाने वाले 519 अशखास के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसके बाद आज दर्जनों सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स समेत दीगर अफराद को नोटिस जारी किए गए, जिसमें से कई अफराद को 30 और 31 जनवरी को पेश होने की हिदायत की गई है। अहम बात यह है कि FIA ने इन नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम को तलबी की वजह बताया है और बाज़ नोटिस में अनीसुर रहमान नामी शख्स को कंप्लेनेंट बताया है, जो खुद FIA के एक अफसर है। यानी इस मामले में बराह रास्त मुतासरा फरीक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मगर नोटिस जजेस की शिकायत पर नहीं बल्कि FIA के अफसर की शिकायत पर जारी किए गए हैं। जबकि मुतादिद मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म जारी कर चुकी है कि हद तक इज्जत के मुकदमात में सिर्फ नेचुरल पर्सन ही मुतासरा फरीक हो सकता है, ना रियासत, ना रियासती इदारे, ना ही इदारों के मुलाजिम अपने इदारों की जानिब से मुद्दई बन सकते हैं। मगर यहाँ अभी तक ये वाज़े नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हुकूमत या FIA से ऐसी कोई दरख्वास्त की थी या हुकूमत ने अपने तौर पर ही अदलिया का कंधा इस्तेमाल करके सहाफ़ियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। हमने इस बारे में FIA हुकाम को सवालनामा भेजा और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, मगर FIA की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लिया है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। FIA ने सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर नोटिस भी लिया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जिब्रान नासिर साहब ने, जो कि माहिर कानून है और PS 110 कराची से आज़ाद उम्मीदवार हैं और इनको भी FIA की तरफ से नोटिस दिया गया है। जिब्रान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें हसनात मलिक, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हसनात ज्वाइन करने के लिए। पहले आप ही की तरफ आता हूँ। जब ये 13 जनवरी का फैसला आया, इसके बाद जजेस पे भी तनकीद हुई, फैसले पे भी तनकीद हुई और फिर हुकूमत ने जो है कमेटी GIT तश्कील दी थी, जिसमें कहा था कि पता लगाया जाए कि कौन वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जजेस को मलाइन कर रहे हैं। और आपको याद होगा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी इस हवाले से बात की थी और हमने जब आपसे पूछा था कि अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जजेस को इतना हसास नहीं होना चाहिए तनकीद पे, तो आपने कहा था ये डिसअप्रूवल है GIT का। लेकिन फिर भी आज कई लोगों को जो है नोटिस दिए गए हैं और फिर अब ये भी इतलात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से मुलाकात भी की है। क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल। प्रेस डिवीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने ज्वाइंटली कंडेम किया नोटिस जो FIA की तरफ से जारी हुए थे। तो जो ही ये एलामिया जारी हुआ, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया उनको, मुख्तलिफ ओहदेदारों को, और उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने जो केस है हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट का, जो 2021 में उन्हीं की अदालत से शुरू हुआ था कि कुछ जर्नलिस्ट उनकी अदालत में गए थे कि सहाफियों को हरासा किया जा रहा है, उस केस को फिक्स कर दिया है सोमवार को। और सहाफियों को उन्होंने यही कहा कि जो भी आपकी गुजारिशात हैं आप ओपन कोर्ट में कीजिएगा। तो अब ये 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सोमवार को इस केस को जो है वो समाअत करेगा। अब देखें, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा की खुशनुदी हासिल करने के लिए इतना बढ़ चढ़ के उन्होंने ये इकदाम किया है। 13 जनवरी का जो फैसला था उस पर जेन्युइन तनकीद हुई। हम देख रहे हैं कि उसमें जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं उनको जो है वो नोटिस किए गए और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हुकूमत या कुछ लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और साफ़ी जो हैं वो आमने सामने आ जाएं
और बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाजा हो गया कि इससे क्या इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। तो अब ये जो नोटिस हो गया है, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये ज्यादा चीजें कम से कम जर्नलिस्ट के हवाले तक तो ये नहीं चलेंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है, बतौर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बताइएगा, कभी आपने देखा है कि कोई एक फैसला हो जिसपे तनकीद हो, और उसमें तनकीद में हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। एक जैसे आपने कहा कि एक तो तनकीद है, बट एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत ही मलिशियस कैंपेन भी चलाई जा रही है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में रिपोर्टर्स को, सहाफियों को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, उनको नोटिस किए गए हो? देखिए, तनकीद जो कैंपेन है, वो कैंपेन का आगाज तो मई 2019 से हुआ, और उसमें सियासी जमातें भी थीं, कुछ इदारे भी थे। क्या कुछ नहीं किया गया चीफ जस्टिस काजी फैसल और उनकी फैमिली के साथ? अगर स्टार्ट करना है कैंपेन तो आगाज वहां से करें। फिर हम देख रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ जो कैंपेन अभी साइफर के केस में जब पीटीआई के बानी को बेल मिली, उसमें क्या कुछ नहीं उनके खिलाफ किया गया। ये तो बगैर लग रहा है कि 13 जनवरी का जो ऑर्डर है, जिसको सामने रख के यही हुकूमत चाह रही है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल किसी तरह भी जो है वो जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उससे हटके ना कुछ करें, और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। और उसमें माजरत के साथ सबसे जो नेगेटिव रोल है वो हमारी बार का है, पाकिस्तान बार काउंसिल का है और सुप्रीम कोर्ट बार का है। वो बजाय इसके कि इस चीज को जो है वो इस मामले में साथियों के साथ खड़े रहते, उन्होंने बल्कि डिमांड की। और हम देख रहे हैं कि बार के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाकायदा करवाई जाती है कि जी आप JIT बनाएं और साथियों ये जो कुछ कैंपेन चल रही है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और 2 घंटे बाद JIT का नोटिफिकेशन भी आ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में हमें भी अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव नहीं करना था, लेकिन ये खामोशी क्यों रही? 2 हफ्ते से चीजें चलती रही। तो ये जो कैंपेन जो कर रहे हैं लोग, वो अब भी करेंगे और उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि जो जेन्युइन जर्नलिस्ट और जिन्होंने जो है वो मुस्बत तनकीद की, उनको टारगेट करने के लिए सारा प्लान बनाया गया। सही। इस पूरे मामले पे एक तो मैं कानूनी पहलू से भी बात करना चाहूंगा जिब्रान राशिद साहब, लेकिन क्योंकि आज FI ने आपको भी नोटिस किया है तो पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने ये एलेज किया है कि आपने सुपीरियर जुडिशरी के हवाले से डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, आपने अपने सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स पास किए हैं। तो ये कौन से रिमार्क्स है जिसका हवाला FI ने दिया है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, मदू करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं यकीनन एक वकील हूँ, तो मैं बार का रुकन हूँ, और हमारा तभी एहतराम है अगर अदलिया का एहतराम है। मगर अगर कहा गया है कि मैंने कोई ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स पास किए, तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि मैंने आज तक पब्लिक में इनकम्बेंट CJP साहब के टेन्योर में और उससे पहले भी जितने हमारे चीफ जस्टिस थे, जो कुछ ट्विटर और फेसबुक पे या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा है उस पर कायम हूँ। ना किसी अल्फाज से पीछे हट रहा हूं, ना कोई अल्फाज से पीछे हटूंगा। आज हमें सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए पता चला कि ये नोटिस आया है। अल्लाह का शुक्र है आज इंटरनेट बंद नहीं था। मुल्क में इंटरनेट मुयसर होना, सोशल मीडिया तक रसाई मुयसर होना, वो भी गनीमत बन गई है, वो भी एक नेमत है। कहा गया है कि जी ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स हैं। मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स हैं। मुझे इतना याद है कि मैंने अदालती कार्रवाई के तरीक़ेकार पे और अदालती फैसलों के ऊपर ऑब्जेक्शंस रेस किए थे, चूंकि तनकीद करना हमारा हक है और तनकीद ज़रूरी है, चूंकि माशरे में हम गुफ्तगू के और मुकालमे के ख्वाहिशमंद हैं। मगर साथ साथ ये भी यकीनी है कि हम तज़हीक की मजम्मत करते हैं। तज़हीक नहीं होनी चाहिए तनकीद की जगह पे, चूंकि शोर गुल माशरे में जो है वो किसी के फ़ायदे में नहीं है। तज़हीक अभी जो फिलहाल हुई है इस नोटिस के जरिए, वो तमाम तर सहाफ़ी हजरात बाशमूल मेरे बतौर वकील और जितने भी और शहरी जिनको नोटिस गए हैं, उनके इंसानी बुनियादी जमहूरी हकूक़ की हुई है, चूँकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा राइट है। और ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला करते हुए अपनी तमाम तर प्रोसीडिंग्स पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नशर कर दी बराह रास्त, तो बड़े ओहदों पे जो बड़े लोग फायज हैं उनको दिल भी बड़ा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ना अवाम हसास है अदालत की कार्रवाई इस तरह देखने से, ना जजेस सेंसिटाइज हैं कि जब कार्रवाई इस तरह पब्लिक भी नशर करेंगे तो अवाम का जो रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एक फेज है जिससे हमें मिलकर गुजरना होगा, और यकीनी तौर पे अवाम और उससे ज्यादा वो जजेस, जज साहिबान, चीफ साहब, उनकी ख्वाहिश है ट्रांसपेरेंसी, तभी उन्होंने ये फैसला लिया जो कि एक मस्बत फैसला लिया। अभी जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वो ये है, और इस हवाले से मैं आपके तवस्सुस से बहुत एहतराम से चीफ जस्टिस साहब से मुखातिब हूँ कि ये JIT हुकूमत ने बनाई, ये कार्रवाई हुकूमत कर रही है, ये नोटिस हुकूमत जारी कर रही है, मगर बहाना, नाम और गाइज जो है वो इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट का। तो बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी प्रेस रिलीज के जरिए एक तासुर में क्लैरिटी लेके आए कि क्या ये पेशरफ सिर्फ हुकूमत की तरफ से है या सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत दोनों की तरफ से। चूंकि मुझे लग रहा है कि हुकूमत, और वो भी एक अबूरी केयर टेकर हुकूमत,
मुस्तकिल बुनियादों पे आवाम, सहाफ़ी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक खलीज पैदा करना चाह रही है। इस नोटिस को इस्तेमाल करके और सुप्रीम कोर्ट का और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का नाम इस्तेमाल करके एक खलीज पैदा की जा रही है, जो कि मैं एक साजिश के तौर पर देख रहा हूँ इस इनकम्बेंट केयरटेकर हुकूमत की जानिब से। मैंने तो ये फैसला किया है कि मैं 30 जनवरी को किसी भी कार्रवाई में किसी भी FIA के सामने इंक्वायरी में पेश नहीं होऊंगा। बेहतर ये होगा, तवक्को ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप को इस इंक्वायरी से अलहदा करे, बल्कि सवाल उठाए कि भाई जब सियासतदानों की तज़हीक होती है तो उसकी JIT कहाँ है? जब सहाफ़ियों की और चैनलों की, मालकान की और एंकरों की तज़हीक होती है तो उसकी JITs कहाँ हैं? जब आम शहरी की, किसी आम शहरी की, मर्द हो, औरत हो, ख्वाजा सरा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अक़लियत हो, गैर मुसलमान हो, उनकी तज़हीक होती है किसी बुनियादों पे, तो उनकी JITs कहाँ हैं? या तो सिर्फ बड़े-बड़े ओहदों के हकूक़ की बात है, हमें ये पैगाम भी आम किया जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है। यकीनी तौर पे इन तमाम तर सवालों के जवाब की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब वक्त से पहले इस सवाल के जवाब देंगे और क्लैरिटी देंगे इस इशू के ऊपर। तो आप समझते हैं ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे अभी हसनात ने भी कहा कि क्या हुकूमत जो है ये खुशनुदी हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अपने तौर पे ही कर रही है, या फिर कोई टैसिट अप्रूवल है सुप्रीम कोर्ट का इसमें? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी चाहिए। मैंने तो जी आपको बता दिया कि वो खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं कर रहे, वो तो एक खलीज पैदा करने हैं अवाम के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सहाफ़ियों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के बीच में। इसका तो एक मनफी तासुर जा रहा है, जिसका सारा का सारा मलबा मौजूद जज साहिबान और सुप्रीम कोर्ट पर डाला जा रहा है, जो कि ज़ामिन है हमारे आईनी आज़ादियों और हकूक़ के। और साथ में जी ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त स्टेज के ऊपर ये बात करना कि अगर कहीं पे कोई मलिशियस प्रोपेगेंडा चलाया गया है, अगर कहीं पे कुछ तस्वीर जो है वो फोटोशॉप करके लगाई गई थी, और अगर कहीं पे वाकई में किसी को तहज़ीक आमेज अलकाबात से जो है बार बार उनको और उनके खानदान वालों को रेफर किया गया है, वो एक डिफरेंट इंक्वायरी है। मगर जिस तरह आपने ये काम किया है कि उस तरह के सहाफ़ी जिनका हवाला देके मतीउल्लाह जान साहब, असद अली तूर साहब, PTI की जब पिटिशन चल रही थी मिसिंग पर्सन की, तो इन नामों का हवाला चीफ जस्टिस साहब दे रहे थे। आज चीफ जस्टिस साहब का नाम, उनके इदारे का नाम इस्तेमाल करके इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। हम तो बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं चीफ जस्टिस साहब से, चूंकि इन्होंने तो 2021 में सुओ मोटो लिया था सहाफियों की एप्लीकेशन के ऊपर, दरखास्तों के ऊपर, और बाकी जो सीनियर जजेस थे उन्होंने एतराज किया था। तो हमें तो उम्मीद है बेहतर की, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान भी अपना दिल बड़ा करेंगे, इस बात को समझेंगे 24 करोड़ का माशरा है, हर एक का लेवल ऑफ एजुकेशन, हर एक का तहजीब व तमद्दुन, हर एक का अखलाकी समाजी कदरें मुख्तलिफ होती हैं। ये जो प्रोसेस है कि अदालती कार्रवाइयां नशर हो रही हैं, उस पर एक रिस्पॉन्स आ रहा है, और जो सोशल मीडिया पर चार्टर होता है, इससे हम गुजरेंगे। यकीनी तौर पे एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो उसको बड़े दिल के साथ आगे भी लेके चलें, और हुकूमत की ये जो भी मनफी किस्म की और नेफेरियस मलिशियस एजेंडाज हैं, इनकी रोकथाम करें, जिसके तहत नोटिस के हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट आजादियों के खिलाफ है। ये नोटिस के हवाले से ये तनकीद हो रही है कि जो तज़हीक और तनकीद का पहलू है उसमें तफरीक किए बगैर जो है सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हसनात मलिक साहब, आपने भी और दीगर लोगों ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है कि ये सब कुछ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में हो रहा है। हमने भी उनके पिछले रिमार्क्स चलाए हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा तनकीद का निशाना ना बनाया करे, जज का नाम लेके उनके हवाले से तनकीद किया करे। तो वो तो हमेशा बड़ी ही प्रो मीडिया पोजीशन लेते रहे, आज़ादी सहाफ़त की, आज़ादी इज़हार राय की बात करते रहे, जैसे जिब्रान नासिर साहब ने भी कहा। लेकिन अब लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि उनके दौर में सहाफ़ियों को जो है इतने बड़े पैमाने पर नोटिस किए गए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने नोटिस भी लिया, और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सोमवार को। लेकिन जिस तरीके से 2 हफ्ते ये चीज़ें चलती रही हैं, FIA जो JIT के नाम पे, इसके बड़े चिलिंग इफेक्ट हैं। और अब जो फेयर क्रिटिसिज्म है उस पे भी लोग मुताद हो रहे हैं कि कहीं नोटिस ना आ जाए, और यही मकसद था। हम जितनी ज्यादा हमने जितनी तनकीद मेरा ख्याल है साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर हुई, इस पे शायद ही किसी की, और तज़हीक भी जितनी हुई उनकी, इतनी किसी की नहीं हुई। लेकिन वो उन्होंने बड़ा पेशेंस दिखाया, किसी को कोई नोटिस नहीं किया। और मेरे ख्याल में सबसे जो चीज थी उनके, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, वो उनके पेशेंस था। जिब्रान नासिर साहब से एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मिलूं, क्योंकि जो आपने कहा कि अब जर्नलिस्ट जो है बड़े मोहतात हो जाएंगे, और शायद मकसद भी यही था, क्योंकि जिब्रान साहब वैसे तो FIA का साइबर विंग है, कोई कंप्लेन करे तो साइबर विंग एक्टिव होकर उसकी तहकीकात कर सकता है, लेकिन JIT बनाना, उसमें इदारों के लोगों को डालना, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बजाय शायद लोगों को इंटिमिडेट करने की या डराने की एक कोशिश थी। दूसरा एक कानूनी सवाल ये भी पैदा होता है कि इसमें तो हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद है कि मुतासरा फरीक ही कंप्लेनेंट हो सकता है। तो क्या ऐसा ही है, या अगर JIT बन गई तो फिर जो है इसमें इदारे तहकीकात करके बता सकते हैं ये लोग हैं जो मलिशियस कैंपेन चला रहे हैं, इनके खिलाफ तहकीकात हो, या फिर भी जो वो कानून है कि जो मुतासरा फरीक है वही कंप्लेन करेगा, तभी वो कंप्लेन सुनी जाएगी? भाई देखिए, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो जब मिसिंग पर्सन केसेस की बात हो रही थी तो हमें कहा गया था आप मत जिक्र करें,
जो गायब होके वापस आ गया वो खुद आए ना अपनी शिकायत करे, आप क्यों किसी का जिक्र कर रहे हैं? तो अगर मैं इस असूल को लेके देखूं तो मुझे बताइएगा, अगर किसी जज साहब ने शिकायत की FIA में जाके तो, या वजारत दाखिला से, तो ये तो खुद से एक एक्शन लेके और साथ में JIT बनाई जाती है, तस्वुर में आता है कि माजरत जबरान साहब, क्योंकि इसमें तो जैसे जो इस्लामाबाद की कंप्लेंट्स हैं उसमें तो अनीसुर रहमान साहब जो कि FIA के ऑफिशियल है वो कंप्लेनेंट है। जी देखिए, इसमें स्टेट जो है वो खुद मुद्दई बन रही है, स्टेट जो है वो खुद कंप्लेनेंट बन रही है, रोल अदा कर रही है। और मुझे JIT का तस्वुर यहाँ पे समझ में नहीं आया, जो कि JITs बनती हैं जब आपने वाकई में कोई गैदरिंग करनी होती है क्रॉस डिफरेंट एजेंसीज, और दहशतगर्दी के मुकदमात में ऐसा होता है। अभी भी आप जिस कैंपेन को, जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को लेके और उसके मर्तबे को लेके जो है कैंपेन की जा रही है, और आवाम का ट्रस्ट जो है वो अनार्की की तरफ ले जाया जा रहा है, ट्रस्ट तबाह किया जा रहा है इदारों के अंदर, तो इसलिए आपने ये नाम डाल दिया जी, ISI का नाम डाल दिया, MI का या IB का, जिन जिन भी इदारों का नाम डाल दिया, ताकि लोग ये नाम पढ़ के भी डर जाएं और पता नहीं इंक्वायरी के अंदर क्या होगा। मैं तो तमाम तर लोगों को पैगाम दूंगा, खासतौर पे आप जिनको सहाफ़ी कहते हैं, मुझे तो नहीं जरूरत है बताने की कि सहाफ़ी ने अपने अल्फाज किस तरह तरतीब देने, सारे तमाम तौर पे जानते हैं, लाखों लाखों की फॉलोइंग है ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, खुल के लिखें जी, किस बात का डर है, क्यों डर रहे हैं? हमारे अदालतों के फैसले हैं, हमें आर्टिकल 19 के तहत उस पर बात करने का हक है, हम एक चलती हुई अदालती कार्रवाई को मुतासिर नहीं कर सकते, मगर जब एक फैसला दे दिया जाए उस पर राय कायम करने का पूरा हक रखते हैं। वो जब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आज मुझे बताइए, हम क्या सिर्फ 40 साल बाद ही कह सकते हैं कि भुट्टो का कत्ल हुआ था तो वो 11 जजेस 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कातिल थे? क्या हम उनको कातिल नहीं कह रहे जब हम बार बार जुडिशियल मर्डर की बात करते हैं? तो ये तो आज खुद रेफरेंस खोल के बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट। अब फर्क इतना है कि जी हम 4 दिन भी इंतजार नहीं करते, 40 साल तो बहुत बात है, 4 घंटे के अंदर आपको व्यू पता चल जाता है जो भी आपके फैसलों का है। अब ये जिम्मेदारी जजेस के कंधों पे है, उनको उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जबरान नासिर साहब और हसनात मलिक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।